जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित मिश्रा। बहुत दिनों बाद हम लोग एक नए पॉडकास्ट के साथ आ रहे हैं, तो देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। और आज हमारे साथ जो हैं वो हैं मिस्टर लालजीत यादव सर, जो कि कीर्तिमान एकेडमी के फाउंडर हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। ये मैथ के टीचर हैं और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं आज ये आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपने अपना कीमती हमको दिया है। आप बताइए कि आपका क्या हाल चाल है और कैसे है? सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे प्यारे विद्यार्थियों दर्शकों को मेरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं उन विद्यार्थियों की जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास सब चल रहा है और हम लोग आज विद्यार्थियों के से जुड़े हुए सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए सवाल जवाब को शुरू करते हैं। जी सर, तो सबसे पहले जी आपने बताया जैसे आप पढ़ा रहे, तो कब से पढ़ाना स्टार्ट किया सर? जो मैं कोचिंग फील्ड में आया तो मैं यहाँ पे एक चीज़ अपना बहुत पुराना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि वास्तव में कोचिंग फील्ड में आने का मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। जी सर। तो एक सर के पास मैं हिस्ट्री पढ़ने गया था और संजोग से वहाँ जो गणित पढ़ाते थे सर वो चले गए थे। उनके जाने के बाद हमारे सर ने कहा कि क्या आप गणित पढ़ा सकते हो? तो मैंने कहा नहीं सर, ये मेरे लिए संभव नहीं, मैं तो कभी सोचा भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने फोर्स किया, मुझे कुछ पैसे उन्होंने बताए, जो पैसे के अब लालच कहिए या ज़रूरत कहिए जो भी रहा हो, हालांकि उस वक्त मुझे पैसे की ज़रूरत थी नहीं। मैं उनके कहने पर जिन बच्चों के साथ पढ़ा तो उन्हीं को पढ़ाने आ गया। और पहले दिन लोगों ने कहा कि नहीं क्लास अच्छी लगी, तो एक तरीके से मैं अनजाने में इस फील्ड में आया और हमने पढ़ाना शुरू किया 14 जुलाई 2002 दिन बृहस्पतिवार शाम 4:30 बजे। तो आज की तारीख में जब मैं आपके साथ बैठा हूँ तो लगभग मुझे 22 साल से ज़्यादा हो चुके इस फील्ड में रहते हुए। और पहले हमने तरह तरह के तमाम संस्थान, चाहे वो राव IAS कोचिंग रही हो, IAS PCS कोचिंग, उनके साथ मैं रहा हूँ, प्रयाग एकेडमी, बहुत सारे संस्थानों में पढ़ाया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में अभी प्रतापगढ़ में मैं था वर्तमान में, द काउंसिल IAS के अलावा अनअकैडमी पर भी मैं एक्सपर्ट रह चुका हूँ, मैं उनका एक्स एक्सपर्ट हूँ। और इस अपनी जर्नी के क्रम में हमने अपनी कोचिंग कीर्तिमान एकेडमी के नाम से 2008 में डाला, तेलियरगंज में ही पहली ब्रांच डाली। और इस तरह से जर्नी स्टार्ट हो गई। जब मैं कोचिंग फील्ड में आ गया फिर मैंने आगरा पढ़ाया, वाराणसी भी क्लासेज हमने लिया, लेकिन फिर लगा कि नहीं, भाग दौड़ करके बच्चों की एक डिमांड थी कि स्थिर होकर क्लासेस ली जाएं। तो फिर हमने तेलियरगंज में कीर्तिमान कोचिंग सेंटर नाम से डाला और बंद रोड पर ले जाके कीर्तिमान IAS डाला, स्वराज भवन के पास में कीर्तिमान एकेडमी के नाम से। वर्तमान में अब सिर्फ एक ही कोचिंग चल रही है जिसका नाम कीर्तिमान एकेडमी, जहां पर हम और आज आप बैठे हुए हैं। जी सर। तो सर आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है भाई सर, लेकिन मुझे इन बातों से पता चलता है कि सर आपने टीचिंग लाइन को नहीं ढूंढा, टीचिंग लाइन ने कहीं ना कहीं आपको ढूंढ लिया, आपको जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो आप मेरे भी आ रहे थे तो बच्चे बात कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे सुपर 30। जी तो सर सुपर 30 क्या है, थोड़ा इस पर? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा, जो हमने सुपर 30 बैच लेकर के आए तो पढ़ने पढ़ाने के क्रम में हमने देखा कि मैं चूंकि खासतौर पे इंडिविजुअल मैथ का टीचर हूँ, साथ में रीजनिंग भी लेता हूँ, बाकी हमारी टीम अन्य सब्जेक्ट को पढ़ाती है। तो जो मैथ्स की बैच हम लेते थे तो तरह तरह के स्टूडेंट आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मैथ्स अच्छी है, कुछ को बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता होता है लेकिन कंपटीशन को क्वालिफाई करना है। तो मैं जब उनके जोश जुनून को देखता हूँ कि बच्चे के पास नॉलेज बहुत तो नहीं है बट कुछ करना तो चाहता है, तो सुपर 30 में हम सिर्फ और सिर्फ 30 बच्चों को रखते हैं मिनिमम शुल्क पर, और जिसमें हम एक तरह से फाउंडेशन बैच उनका लेते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों की क्लास हम उनको प्रोवाइड कराते हैं बहुत कम शुल्क पर। डेली हम उनको 3.5 घंटे क्लास लेते हैं जिसमें 2 घंटे मैथ चलता है, 1.5 घंटे रीजनिंग चलती है। और इसके अलावा हम इसमें पहले इनको पढ़ाते हैं हेल्पमेट सीट दे करके, हमारी सीट यहाँ बहुत सारी पड़ी होगी, और इसके बाद फिर उनको हम प्रैक्टिस भी कराते हैं रेगुलर। तो सुपर 30 जो बैच हमारी 6 महीने में हम उनको प्री मेंस इंडिया का कोई भी एग्जामिनेशन देना जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस गणित आती है, रीजनिंग आती है, इस लेवल पर हम उनकी प्रिपरेशन कराते हैं कि चाहे सिपाही का एग्जाम हो, SI का हो, SSC का, चाहे MTS, CGL या CHSL का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम उनको क्रैक करना है तो बहुत आसानी से बच्चे कर पाते हैं। जब मैं उनको पढ़ा लेता हूँ, खासतौर पे जब प्रैक्टिस कराता हूँ, तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि मैं एक मेथड लेके आता हूँ, रूल फॉर एग्जामिनेशन, जिसे मैं बार बार बोलता हूँ फॉर एग्जाम, तेरे लिए कुछ भी करेंगे, किसके लिए? परीक्षा के लिए। तो इस मेथड से बच्चे हंस हंस के 3 से 15 सेकंड में कठिन से कठिन सवाल को लगा ले जाते हैं और आराम से उन सुपर 30 में अभी तक का जो मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं आराम से 18-20 बच्चों का सिलेक्शन ले लेता हूं। तो उसमें मैथ रीजनिंग मैं कराता हूं, बाकी पार्ट मैं अपनी टीम से करवा देता हूं। उसमें एटलीस्ट उनको बाकी कोई तैयारी करने के लिए कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। जी सर। तो जैसे सर आपने बताया सुपर 30 के बारे में बताया, आप पढ़ाते हैं, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो बीइंग अ टीचर सर बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सर जब प्रिपरेशन आप कराते हैं स्टूडेंट्स की, तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? आज समझिए, अगर मैं खासतौर पे विद्यार्थी की निगाह से देखूं तो जब मैं विद्यार्थियों से मिलता हूं तो मैं अपने एक एक विद्यार्थी से मिलता भी हूं, जुड़ता हूं, चाहे मैं बड़ी बैच को पढ़ाता हूं, चाहे अपनी सुपर 30 की केवल छोटी सी 30 बच्चों की बैच पढ़ाऊं, हर तरीके की बैच में लेता हूं। तो उसमें हमने 2-3 तरह की समस्याएं खासतौर पे गणित में फेस की कि जो विद्यार्थी आता है उसको ये तो पता है कि कंपटीशन देना चाहता है, एक बड़ी संख्या आती है जिनको ये नहीं पता है कि वास्तव में सिलेबस क्या है। वो बस सुन करके या विज्ञापन देख करके या इस रूप में आते हैं और तैयारी को शुरू कर देते हैं। पहली प्रॉब्लम है विद्यार्थी की कि अपने सिलेबस की सही नॉलेज ना होना, तो मैं उनको पहले सिलेबस से अच्छे से परिचित कराता हूँ, सारी बेसिक बात। दूसरी विद्यार्थी की प्रॉब्लम हमने देखी है कि क्लास में वो बैठे हैं और बैठने के बाद कोई चीज़ समझ नहीं आ रही उनको, फिर भी यस सर बोल देते हैं वो। तो इसी के लिए हमने सुपर 30 बैच को खास तौर पे लिया कि मैं एक एक बच्चे के पास पहुंचता हूं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनका समय बर्बाद करते हैं, विद इन टाइम फटाफट चीज़ों को हम क्लिक करते हैं कि भाई आपका समझ नहीं आ रहा तो आपने फिर ना क्यों बोला या हाँ क्यों बोला। तो दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर उनको प्रॉब्लम है फिर भी उस संकोच में आके अपनी बात नहीं कह पाते, तो हमने इसके 2 सॉल्यूशन निकाले, एक तो सुपर 30, दूसरा मैं अपने ऑफिस में क्लास के पहले क्लास के बाद लगभग आधे घंटे बैठता हूं कि जिसको जो प्रॉब्लम है 1 बाय 1 स्टूडेंट आए मेरे पास और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। इस समस्या का और अच्छे से हल करने के लिए हमने स्पीड टेस्ट रखा। स्पीड टेस्ट में मैं उनका 50 क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं कितने क्वेश्चन गलत हुए, किस पैटर्न के क्वेश्चन बच्चा गलत कर पा रहा है ये, तो यानी फिर उसको हम सुधारते हैं, खासतौर पे संडे को स्पेशल क्लास लेकर के। तो पहली प्रॉब्लम वही सिलेबस को ना समझना, दूसरा क्वेश्चन को सही तरीके से समझना, तीसरी चीज़ इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि विद्यार्थी कहीं कहीं एक अंधी दौड़ में दौड़ता है कि फला जगह या फला व्यक्ति, सभी टीचर अच्छे हैं, सभी कोचिंग सम्मानित, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कहीं भीड़ का हिस्से में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो ऐसे घरों से आते हैं जिनके माँ बाप बड़े मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपये दे पाते हैं वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। उस भीड़ से अलग होने के लिए कम से कम मैं उनसे कहता हूं कि जिस किसी से पढ़ो, मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, आप सबसे पहले जा करके देखो, 4 दिन 5 दिन आप डेमो लो, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो स्वयं टीचर डील कर रहा है या उनका बैठा हुआ कोई प्रतिनिधि डील कर रहा है। मैं अपने पास किसी सॉल्वर को नहीं रखता हूं, मैं चाहे जितना टाइम लगे, मैं बैचेस लिमिटेड लेता हूं, सिर्फ 2 बैच ही पढ़ाता हूं, अपने प्रत्येक बच्चे पर मैं अपना ध्यान दे पाता हूं, चाहे 1 घंटे 2 घंटे जो भी बताना हो। तो बेसिक 3 समस्या हमने फेस की विद्यार्थी की, सिलेबस वाली बात, दूसरी बात हमने कही कि वो खासतौर पर क्वेश्चन को नहीं समझ रहा फिर भी यस सर बोल रहा है वो, तीसरी बात ये है कि भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय वो अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि स्वयं से वो डिसीजन ले। जी सर, तो ये चीज़ें समझिए। तो आपने 3 मेजर रीजंस पर प्रकाश डाला सर। तो जाहिर सी बात है अगर स्टूडेंट देख रहे होंगे तो आप लोग इस पर काम करिए और एक बार सर की कई हुई बातों को सोचिए, विचारिए। अगर आप उस तीनों में से किसी एक भी श्रेणी में बिलोंग कर रहे हैं तो उस पर काम करिए। सर हमारा अगला इस मतलब ये तो हो गया कि जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 मेजर रोल हैं जो इम्पैक्ट करते हैं सर किसी भी, अब अगर आपके अंदर 3 चीज़ें हैं, आपको लगता है कोई 3 चीज़ें, तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार सवाल आपने पूछा है जी। और इस पे मैं अपने अनुभव से बात कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट को अंदर पहली बात तो जोश और जुनून होना चाहिए कि हमें ये करना है, और उसके लिए कोई न कोई एक ऐसी बात आपके मन में जरूर होनी चाहिए कि आप सोते जागते खाते पीते सिर्फ एक काम हो, लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में हो। तो अगर लक्ष्य दिमाग, वरीयता, लक्ष्य क्या है आपका सिलेक्शन, तो वरीयता क्या है पढ़ाई हो। तो यानी कहीं न कहीं आपको अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए। और जब आपका सोते खाते एक ही लक्ष्य होगा कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो पढ़ने के लिए, अब पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, पहली शर्त है कि आप कम भले पढ़ें, 4 से 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन रेगुलर स्टडी करनी होगी। आपको लिमिटेड बुक्स रखनी चाहिए, कम से कम किताबें हों जिससे आप उन किताबों को बार बार रिवाइज कर सकें। जितने भी आपके डाउट्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको एक डायरी में अलग से नोट करें। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वहाँ से अपने डाउट्स का आंसर मांगे। अगर वो व्यक्ति आंसर नहीं दे रहा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए, मैं हूँ या कोई भी हो। तो एक चीज़ पहले तो फर्स्ट हुआ डेडिकेशन, सेकंड हुआ सही किताबों का चयन, और तीसरा हुआ बार बार रिवीजन यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जी सर, आपने 3 चीज़ें बताई हैं सर। जैसे कई बच्चे हैं जो काम तो करते हैं इन तीनों चीज़ों को, बिल्कुल, लेकिन वो कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है आपको लगता है, 1-2 चीज़ें जो स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन के दौरान अवॉइड करना चाहिए, उन चीज़ों से बचना चाहिए? बहुत शानदार सवाल आपने पूछा। आज की तारीख में तो एक गंभीर समस्या ये है। जी सर। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, फिर वही लाइन में रिपीट करूँगा कि लक्ष्य दिमाग में, वरीयता आंखों में। तो अगर आपने डिसाइड किया, जब भी आपका मन भटके, अब जैसे आप जिस एज पे हैं, हो सकता
सकता है, आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसी कोई समस्या हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, अन्य जगहों पे, आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा, आप इतना बेहतर यूज़ कर सकते हो अगर आप सकारात्मक सोच के। तो आप अपना रील्स पर बहुत समय ख़राब ना करें, एजुकेशन से जुड़ी चीज़ों को देखें। उसके लिए जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, जैसे आप सुनते होंगे कि हम होंगे कामयाब कब, एक दिन, लेकिन मेरा इसमें कोई भरोसा नहीं, वो दिन कब आएगा मुझे ये जानना है। ये चीज़ आप अपनी डायरी के लास्ट पन्ने पर जरूर लिखें कि हम होंगे कामयाब कब। वो एक दिन बोलने की जगह आप वो तारीख लिखें, वो वर्ष लिखें आप। अब जब आपने इतना काम कर लिया तो फिर एक बार अपनी आंखें बंद करें आप और अपने मम्मी पापा को याद करें, या जो भी व्यक्ति आपको पैसे दे के शहर में भेजा तैयारी कराने के लिए, कि वो किस हालात में है। फिर अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति सेलेक्ट हुआ है तो ज़रा उसके मान सम्मान और पहचान को एक बार आप सोचें, और एक बार और सोचें कि अगर मेरा पीडीएफ में रोल नंबर आता है, मैं सेलेक्ट होता हूं, आंखें बंद करके सोचो तो आपके गांव में कैसा रिस्पेक्ट होगा, आप अपने मम्मी पापा कैसे देख पाएंगे, राइट टाइम आपका शादी विवाह हो जाएगा, यानी सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। और इतना जानिए कि जिस दिन आप सिलेक्शन ले लिए तो अगर लड़की हैं तो जिस लड़के पर आप हाथ रख देंगे हर कोई शादी को तैयार होगा, और लड़के हैं तो जिससे आप कहेंगे उससे आपकी शादी हो जाएगी। आप जहां हाथ रखो वही व्यक्ति सोना बन जाएगा। लेकिन याद रखिए कि आपको क्या करना, किसी के पीछे अनावश्यक भीड़ बना के चलना नहीं, आपको इस लायक बन जाना कि लोग आपके पीछे पीछे चलें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लक्ष्य आपके दिमाग में होना चाहिए। जी सर। तो सर आप प्रिपरेशन कराते हैं, हम बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन क्या होता है कि तैयारी तो बच्चे कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार तो ऐसी चीज़ें हो जाती है जिससे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे सर कि क्या है कि पेपर लीक। बिल्कुल बिल्कुल आप भी टीचर हैं सर, स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या महसूस होता है जब बच्चे साल भर पढ़ रहे हो, आप साल भर पढ़ा रहे हो सिलेबस को, बच्चे पेपर देते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आपने तो बहुत ही मतलब मन को दुखाने वाली बात पूछी सुमित जी। ये इतना आज गंभीर मुद्दा है कि जब भी पेपर लीक की बात सुनते हैं तो हृदय बहुत व्यथित हो जाता है। कई बार लगता है कि मतलब बहुत बहुत गलत ये कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रशासन हो, ये बिल्कुल अन्याय है। हाँ, ये बात ज़रूर कहूँगा, जब भी पेपर लीक होता है तो जो मेहनती बच्चे हैं, योग्य बच्चे हैं, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। उनके पार कई बार अपने आगे खर्चे चलाने, घर परिवार को चलाने का संकट आ जाता है। तो पेपर लीक एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसमें मैं चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, लेकिन दोनों को दे, उनको जिन्होंने पेपर बेचा है और जिन्होंने पेपर खरीदा है। कम से कम योग्य लोगों का इसका कोई नुकसान ना हो। यानी पेपर लीक होने से विद्यार्थी का जीवन, समय और भविष्य सब चौपट हो जाता है। ये बिल्कुल निंदनीय बात है, आपराधिक कृत्य है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे माफियाओं के खिलाफ। जी सर, वैसे भी सर व्यक्ति वही चीज़ है जिसका खरीदार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वाभाविक, कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। आप एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है सर जी, इतने साल 22 साल से आप जो दायका आप पढ़ा रहे हैं जी सर, ऐसा कभी आपको लगा कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ी है? जैसे सर स्कूल लाइफ में देखिए तो रटने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, हम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसा हमें हिस्ट्री पढ़ते तो ऐसा महसूस होता है कि विदेशी आक्रमकों को ज़्यादा दिखाया गया है एज़ कम्पेयर टू भारत शासक जो भारत में शासन किए। तो कभी सर ऐसा लगा हुआ है? और टेक्नोलॉजी की जो बातें होती हैं वो कब हमारे सिलेबस में होती हैं, रटने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, ये आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आज के हिसाब से कि जो हमारा आज की तारीख में अगर एक लाइन में बोलूँ, हालांकि मैं कोचिंग फील्ड से हूँ, तो बावजूद इसके मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज में ज़्यादा भीड़ आज कोचिंगों में है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं कहीं गंभीर खामियां हैं। और जैसा कि आपने बताया भी कि बच्चे कहीं हम विदेशी आक्रमण को ज़्यादा शो कर रहे हैं या फिर बच्चा चीज़ों को उस लेवल पर नहीं समझ पा रहा है। आखिर कोचिंग क्यों आता है? वो ये बात सही है कि हम मेंटर हैं तो हम चीज़ों को, जो चीज़ 3 साल में करेगा हम 4 महीने 6 महीने में सिखा देते हैं, लेकिन रास्ता तो बच्चे को ही देखना होता है। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम में रटने की पद्धति है, समय पर सिलेबस पूरा ना करने की प्रॉब्लम है, साथ ही साथ जो हमारे सम्मानित टीचर उन कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर अपनी क्लास को नहीं लेते। यानी कहीं कहीं से शुरू के हमारी जो अभी एजुकेशन सिस्टम है उसमें लगता है कि बच्चों को हमारे मानसिक विकलांग टाइप का बना दिया गया। यानी वो पास तो हो रहे हैं, उनके जब नंबर मैं देखता हूँ 93% नंबर बच्चे का, 87% नंबर है, मैं पूछता हूँ बेटा तू केवल एल्जेब्रिक फार्मूला हमें सुना दो, बीजगणितीय सूत्र, तो बच्चा नहीं बता पाता। जब मैं कहता हूँ तू लेमडा पहचान दे तो पता चला उसको नहीं पता, वो बीएससी करके बैठा है बच्चा। तो फिर हमें बहुत ही निराशा होती है। हाँ, इस बात में थोड़ी अच्छी है कि जो एजुकेशन सिस्टम 2020 में वर्तमान सरकार लेके आए उसमें बहुत सारे सुधार हैं। उम्मीद करते हैं कि और आगे सुधार होंगे, लेकिन और सुधार की ज़रूरत है। सुधार के लिए कम से कम सरकार को प्रयास करने चाहिए, लोगों को प्रयास करना चाहिए
कि क्लास रेगुलर लें, कोर्स कंप्लीट करें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड थोड़ा सा प्रोफेशनल चीज़ें भी उसमें डाली जाएं। आज की तारीख में कहानी किस्सों से काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पे जो नई टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया का दौर है, आर्थिक गतिविधियाँ हैं, इस तरह कुछ चीज़ें उसमें शामिल की जाए जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। क्योंकि ये तय इतना बड़ा हमारा देश है, 65% युवा रहते हैं, सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन सबका जीवन यापन करना तो अनिवार्य है क्योंकि बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसा हम एजुकेशन सिस्टम लेके आए जो रोजगार परक हो, ये मैं चाहता हूं कि ज़रूर हो। जी सर। जैसे सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि आप साइंस में काफ़ी अच्छे विद्यार्थी थे जी। उसके बाद आपको मैथ पढ़ाना पड़ा जबकि आप पढ़ाना नहीं चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपके अकॉर्डिंग आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है या क्या था उस समय? ये तो बहुत अच्छा है। मैथ्स ही मेरी ज़िंदगी रही है और आगे भी रहेगी। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मैं मैथ्स में ही रहा। और मैं वहाँ पे एक लाइन बताना भूल गया था, जब मैं कोचिंग फील्ड में आया तो 3 साल मेरे पिताजी ने मुझसे बात नहीं की। तो मेरे पिताजी का अपना सोचना था कि कोचिंग पढ़ाने 3rd क्लास लोग आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। बावजूद इसके कोचिंग फील्ड में एक से एक विद्वान लोग हैं। लेकिन जिस दौर में मैं आया था वो बात लगभग सही थी क्योंकि मैं तो कंपटीशन की शुरुआत ही कर रहा था। 3 साल उन्होंने बात नहीं की। तो मैथ में मेरा बहुत ही इंटरेस्ट रहा, तब भी रहा, आज भी रहा। और अच्छी बात है कि मैं वर्तमान में अभी PhD भी कर रहा हूँ मैथ्स में। बहुत सारे रिसर्च भी मिलेंगे और भी कुछ अच्छी चीज़ें मैं विद्यार्थियों से बाद में शेयर करूँगा। अभी तो आज मैं विद्यार्थियों के लिए ही बैठा हूँ। जी सर। तो सर जैसे अच्छा आप बताया मैथ के टीचर हैं। हाँ। आपको मतलब ऐसा हम लोग कई बार देखे हैं, सुने हैं। मिथ आप ये बताइएगा कि मिथ है या सच है? हाँ। आपको खंडन करना है, अगर सच है बताइएगा, मिथ है बताइएगा। लोगों का मानना होता है कि जो लड़कों की मैथ होती है वो ज़्यादा तेज होती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। ये आप सच मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं जितना मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 22 साल लगभग पढ़ाते हो गया, फिर MSc BEd और फिर नेट क्वालिफाइड सारी चीज़ हमने कर रखी हैं। PhD जैसा कि कर ही रहा हूँ। तो इस दौरान अपने चाहे सहपाठियों की बात करूँ, अपने विद्यार्थियों की बात करूँ, तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि लड़कों की मैथ्स स्ट्रांग होती है, लड़कियों की वीक होती है। ऐसा नहीं, डिपेंड करता है कि आपकी सब्जेक्ट पर डेडिकेशन कैसा है, आप उसको किस भाव से लेते हैं। जहाँ तक गणित का प्रश्न है, इसमें डराने वालों की संख्या ज़्यादा है। जैसे लोग कहते हैं तेरे चाहने वाले 1000 होंगे, तो यहाँ ना चाहने वाले करोड़ों हैं मैथ के। जी सर। तो मैथ के प्रति एक फोबिया टाइप का है। लोग एक गलत धारणा कि नहीं मैथ्स कठिन है, आसान नहीं लोगों को आ पाएगी। बस तरीका ये होता है कि एक आसान तरीके समझाया जाए चीज़ों को। और अगर आप विद्यार्थी के मन को भांप करके उसकी भाषा में चीज़ों को समझाएंगे तो आसानी से कर लेगा। लड़का या लड़की दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। दिक्कत है सही गाइडेंस और बच्चे का सही समर्पण, दोनों तरफ से थोड़ा सा बैलेंस की ज़रूरत है। जी सर। जी सर। हम लोग अपने पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर हैं सर। अंत में आप अपने विद्यार्थियों के लिए या फिर जो भी हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख रहा है कोई स्टूडेंट, कोई संदेश देना चाहेंगे सर? आपको लगता है कि? बिल्कुल। मैं तो ये चाहूँगा कि पहली बात बच्चों, अगर पहली बार लक्ष्य अपना सोच समझ कर तय करिए। और एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो पीछे हटने कोई सवाल नहीं है। और आप कहीं भी पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि अपने सिलेबस को कंप्लीट करें। एक बार पढ़ें और बार बार उसका प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। और मैं एक बात सबसे अंत में और लास्ट ही कहना चाहूँगा कि नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की आवश्यकता नहीं, दिशा को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। लेकिन सर हम भी चाहते हैं कि आप हमारे बारे में भी 2 शब्द बोलिए। जी सुमित जी, आपका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि आज की भाग दौड़ की स्थिति में कोई विद्यार्थियों से जुड़े हुए प्रश्नों को लेके बहुत कम लोग आते हैं। और आप जैसे यूट्यूबर को तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं कि आप इस तरह से प्रयास करें और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे जितने पुराने पढ़े विद्यार्थी, चयनित छात्र, अगर वो इस चैनल को देख पा रहे थे, इससे ज़रूर जुड़ें। क्योंकि सुमित जैसे लोगों का उत्साहवर्धन करने से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है आप सभी लोगों को। क्योंकि उन्होंने सारे सवाल बड़ी बेबाकी से पूछे हैं और इस तरह की चीज़ें आप तक जाती तो आपके पास भी कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनका सोल्यूशन आपको मिलता है। और एक चीज़ और कहूँ बच्चों कि अगर आप लोगों में से कभी किसी को पढ़ना लिखना तो आप एक बार कभी हमारे कीर्तमान एकेडमी सेंटर पर भी आ सकते हैं। मैं जैसे आपको कैमरे में दिख रहा हूँ वैसे यहाँ पर भी मिलूंगा। ठीक बच्चों, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, अंत में मैं पहले तो सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। आपने सर जो हमारे लिए प्रेम बोले, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप लोग तेलियरगंज आज़ाद मार्केट सिलाखाना रोड पर एक बार जरूर चेकआउट करिए। आज जैसे आपको सर ऑन कैमरा मिल रहे हैं, मेरा विश्वास मानिए, हमारी सर से एक बार बात हुई और सर ऑफ कैमरा भी ऐसे ही थे।
क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग वे में होती हैं। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, कब में आपको हंसी चुटकुले में आपको फार्मूले सिखाए जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराए जाएंगे, आपको अंदाज़ा भी नहीं रहेगा। तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट करिए। आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं, ऐसा ही नहीं कि सीधा आप आइए एडमिशन ले लीजिए। आप आइए, पहले डेमो क्लास लीजिए, पढ़िए, समझिए, फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले एपिसोड।